बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से लिखा है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। आपने सर्कल का रेडियस मालूम करना फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन हमें हमारे पास है। एक एल की वैल्यू गिवन है और एक थीटा की वैल्यू गिवन है। दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है और हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आर मालूम करना है और एल और थीटा गिवन है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये है, एल बराबर होता है आर थीटा के। तो एल से मुराद होता है आर्क लेंथ, आर से मुराद है रेडियस और थीटा से मुराद है सेंट्रल एंगल। तो जिस तरह यहाँ अगर मैं यूँ सर्कल बनाऊं तो ये जो दरमियान में ये इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, और इस जगह पर ना आर्क लेंथ होगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला। ये ज्यादा भी लिया जा सकता है, कम भी लिया जा सकता है, अपनी मर्जी से ये हम ना सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये आर्क लेंथ होती है। और यहाँ पर भी जहरी बात है रेडियस होगा, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। और इस जगह पर जो एंगल बन रहा होगा ना उसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। तो ये जो फासला होता है आर्क लेंथ, ये बराबर होता है आर मल्टीप्लाई थीटा, यानी कि आर और थीटा को ना मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन उनका ये है कि आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि एल और थीटा की वैल्यू गिवन है। तो फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसके अंदर हमने आर मालूम करना, तो ये थीटा जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसने दूसरी तरफ आकर ना डिवाइड हो जाना, तो ये थीटा नीचे आ जाएगा। तो इसको हम इस साइड पर भी लिख सकते हैं, आर को इस साइड पर लिख लेते हैं और ये वाली टर्म इस तरफ लिख लेते हैं। अब इसके अंदर हमने ना वैल्यूज पुट करनी है। तो एल की वैल्यू क्वेश्चन में उन्होंने बताई हुई है, एल की वैल्यू 4, तो एल की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 4। और थीटा की वैल्यू ना हमने रेडियन वाली पुट करनी होती है, तो ये क्वेश्चन में ना वैसे रेडियन में गिवन है। अगर ये डिग्री में गिवन होती तो इसको पहले हमने रेडियन में कन्वर्ट करना था फिर इधर पुट करना था। तो ये पहली रेडियन में है, इस वजह से हम इधर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि पाई गिवन है। तो पाई की वैल्यू होती है 3.1416, वो इस जगह पर पुट करेंगे। अब जब 4 को हमने इसके ऊपर डिवाइड करना है 3.1416 के ऊपर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.273। तो अब जो लेंथ थी ना ये सेंटीमीटर में थी, तो रेडियस भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। तो यहां से हमने ना रेडियस की वैल्यू इस तरह फाइंड कर लिया। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है उसे देखते हैं। तो इसके अंदर भी वो कह रहे हैं रेडियस मालूम करें। आर्क लेंथ 6 मीटर है और जो थीटा है वो 15 डिग्री है। अब ये देखें, ये क्वेश्चन में ना जो थीटा की वैल्यू ना ये डिग्री में है, तो हमें पता है कि डिग्री वाली वैल्यू हमने ना पुट नहीं करनी होती है, हमने रेडियन वाली वैल्यू लेनी होती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो डिग्री है इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में फिर पुट करेंगे। तो सबसे पहले ना इस डिग्री को चेंज करते हैं रेडियन में। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हमें पाई डिवाइडेड बाई 180 से ना मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ से डिग्री खत्म होगा, पाई डिवाइडेड बाई 180 हम लिख लेंगे। अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.1416। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 180 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ना आंसर आ जाएगा थीटा का। तो यहाँ से ना ये थीटा की ये वैल्यू आ गई है। अब हमने ना वैल्यूज पुट करनी है फार्मूले में। तो एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 6, तो एल की जगह पर 6 लिख देंगे, और ये मीटर में था इस वजह से मीटर ही लिखेंगे। और थीटा की ये वाली वैल्यू लगा देंगे 0.262। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.90, और ये मीटर है तो इसको भी हम मीटर में लिख देंगे। अच्छा, अब जो इसका थर्ड पार्ट है ना इसके अंदर उन्होंने एल की बजाय ना ए की वैल्यू दी हुई है। पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर एल और थीटा गिवन होता था, इसके अंदर ना ए गिवन है और थीटा गिवन है, और वो कह रहे हैं कि आपने ना आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसके ऊपर ना हम एरिया ऑफ सेक्टर वाला फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इसके बराबर होता है, ए बराबर होता है 1/2 r² थीटा। अब इसमें से हमने ना आर की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ए के साथ जाकर, यानी कि इधर पहले डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाना है। तो ये 2a डिवाइडेड बाय थीटा आ गया। हमने तो आर की वैल्यू निकालनी है, ये आर स्केयर है, तो फिर हमें ना दोनों तरफ स्केयर रूट लेना पड़ेगा। उस स्केयर रूट का फायदा ये होगा, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ना आर बचेगा। तो इस आर को हमने इधर लिख लिया और ये सारी वैल्यू हमने इस जगह पर लिख ली। अब ये हमने ना आर का फार्मूला बनाया। अब इस आर के फार्मूले में हमने ए और थीटा की वैल्यू पुट करनी है।
इस जगह पर ए की जगह पर ए की वैल्यू और थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू पुट करनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या गिवन थी, 200, और थीटा की वैल्यू थी पाई/4। ये दोनों वैल्यूज ना हमने पुट करनी है। तो ये बताया हुआ है कि ए की वैल्यू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा की वैल्यू पाई/4 है। तो अब आपकी मर्जी है, बेशक इधर पुट करके इसकी वैल्यू हम पुट कर लें पाई की, या पाई की वैल्यू पहले लगाकर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। नहीं तो फिर इस जगह पर ना क्वेश्चन जरा बड़ा हो जाएगा। तो पहले थीटा को हम ना कन्वर्ट कर लेते हैं ये डिजिट्स के अंदर। तो पाई की जगह 3.1416 लिख लिया, फिर इसको 4 पे डिवाइड किया, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को ना इस फार्मूले में हम पुट करते हैं जो हमने फार्मूला बनाया था। तो ए की जगह पर हमने ये लिख दिया जी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस थीटा की जगह पर ये जो हमने वैल्यू निकाली थी, ये वाली वैल्यू इस जगह पर हमने पुट कर दी। तो अब जब 200 से मल्टीप्लाई होना तो इस जगह पर 400 हो जाएगा, बाकी इसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 509.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये जो स्क्वायर रूट है इस स्केयर को भी खत्म करेगा, और इस नंबर का भी आपने क्या करना, स्केयर रूट लेना है। जब आप 509.29 का कैलकुलेटर से स्केयर रूट लेंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22.567। तो ये मैंने कैलकुलेटर से ही ना सॉल्व करके इस जगह पर लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास ना आर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है उसे देखते हैं। इसके अंदर ना अब उन्होंने ए की वैल्यू गिवन है, और दूसरे नंबर पर उन्होंने थीटा की बजाय ना एल की वैल्यू दी हुई है, और अब वो कह रहे हैं कि आप आर की वैल्यू निकालें। तो इस दो चीजों से ना हमने आर की वैल्यू निकालनी है। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले ये हम फार्मूला लिखेंगे, ए बराबर है 1/2 r² थीटा। अब हमारे पास तो ए की वैल्यू क्वेश्चन में है, आर की वैल्यू नहीं है। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए ना ये वाला फार्मूला लिखेंगे, और इस फार्मूले में से हमने क्या करना है, जिस जगह पर थीटा लिखा हुआ है ना उधर हम थीटा की वैल्यू लगा देते हैं। मसलन इस थीटा की जगह पर हमने लिख देना L/थीटा आर, क्योंकि L बराबर होता है आर थीटा के। तो ये आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू हमने ना इस जगह पर पुट कर देनी है, L/आर। अच्छा, अब जो आर्क लेंथ वाली वैल्यू में से हमने थीटा की वैल्यू निकाली और यहाँ पर पुट की। अब ये यहाँ पर एक आर है और ऊपर दो आर है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा R/L/2 बचेगा हमारे पास। अब हम ना यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ना ये हमने आर का फार्मूला बना लिया। अब हम ए और एल की वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब यही हमने ना दो वैल्यूज इधर पुट करनी है। हाँ जी, ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में ना 100 है और एल की वैल्यू 10 है। तो ये हमने ना इस जगह पर ये वैल्यूज लगा दी, 100 डेसीमीटर स्क्वायर और 10 डेसीमीटर। अब एक डेसीमीटर जो है ना ये स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, वो इस वजह से कैंसिल होगा, इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब है इसको 2 टाइम्स लिखें। जब इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे ना, और ये एक नीचे डेसीमीटर है, तो ये डेसीमीटर और डेसीमीटर खत्म हो जाते हैं। इस वजह से ना हम इसको दो बार लिखने की बजाय ना ऊपर सिर्फ पावर ही खत्म कर देते हैं। जब 200 को हमने 10 के ऊपर डिवाइड करना, तो हमारे पास ना इसका आंसर आ जाएगा 20। तो ये 20 डेसीमीटर ना इसका आंसर आ गया रेडियस का। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, अ 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक हमारे पास ना पेंडुलम है। पेंडुलम ऐसी चीज होती है कि मसलन आपने ना एक धागे के साथ आपने एक पत्थर या कोई एक बॉब को बांध लेना है, यानी कि कोई एक ऐसी चीज हो जिस तरह पत्थर है या कोई वजनी सा कोई गोली हो या बॉल हो, उसको अगर आप बांध लेते हैं एक धागे के साथ, और धागे को ऊपर आप किसी चीज के साथ बांध देते हैं या लटका देते हैं, तो ये हमारे पास ना पेंडुलम बन जाता है। वो कहते हैं जी जो पेंडुलम है ना, इसका जो लेंथ है, इसकी लेंथ है 30 इंच। 30 इंच इसकी जो है ना लंबाई है। और उसके बाद ना ये स्विंग कर रहा है, यानी कि यूं जिस तरह झूला झूलते हैं ना, इस तरह ये कह लें कि स्विंग कर रहा है। और इसका जो एंगल ऊपर बन रहा है ना इस जगह पर, वो 30 डिग्री बन रहा है। तो एंगल इस जगह पर कितना बन गया, 30 डिग्री। और ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है, 30 इंच है। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं,
कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आपने लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है। तो अगर इस डायग्राम में हम देखें, इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो किसके बराबर होगी, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा पेज आगे आ गया। लेंथ ऑफ आर्क होती है जो नीचे वाली जगह बन रही होती है, मसलन इस जगह पर ये जो जगह बन रही है ना, ये इसका लेंथ ऑफ आर्क होगी, ये वाली जगह, इस जगह को हम कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क। ये हमने फाइंड करनी है। तो ये तो वही फार्मूला बन गया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे और एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको अब उसी फार्मूले से हमने करना है। तो आर की वैल्यू हमारे पास है, जो रेडियस है, अगर यहाँ देखें ये भी एक सर्कल की तरह ही बन रहा है ना, तो जो हमारे पास रेडियस है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है जी 30 इंच के। तो ये हमने लिख लिया जी, हमारे पास आर की वैल्यू है 30 इंच और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूले में हम डिग्री नहीं पुट करते हैं, हमने रेडियन पुट करना होता है। क्योंकि जो सर्कुलर मोशन होता है ना, उसके अंदर थीटा की वैल्यू रेडियन में ली जाती है। तो इस वजह से ये जो डिग्री है ना, इस डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई डिवाइडेड बाय 180 लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। आप पाई की वैल्यू लगा लेंगे जी 3.1416, फिर इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 94.248 आएगा, फिर 180 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास ना थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.5236, ये रेडियन के अंदर वैल्यू आ गई। अब हम ये फार्मूला लिखेंगे, एल बराबर होता है आर थीटा के। आर की जगह पर हमने क्या लिख लिया है 30 इंच, और जो थीटा, थीटा की जगह पर ये वैल्यू हमने लगाई जो अभी हमने फाइंड की थी। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15.708 इसका आंसर आ गया। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं, ये वाला 8 खत्म हो जाएगा और इस जीरो में 1 का इजाफा होगा, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 77 बन जाएगा। और क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है वो इंच में है, इस वजह से इसके साथ हम क्या लिख देंगे, इंच ही लिखा रहने देंगे। तो इस तरह ना इसकी हमने आर्क लेंथ जो है वो फाइंड कर ली। तो बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन था। अच्छा, अब ये वाला जरा क्वेश्चन है, ये समझने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं, अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व, कि एक मोटरसाइकिल है जो कि एक कर्व अलोंग अ हाईवे, एक हाईवे है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मसलन एक हाईवे बनी हुई है, यानी कि ये एक सड़क बनी हुई है, तो जो कि एक हाईवे है। तो ये कर्व नुमा शक्ल में है, यानी कि ये तिरछी जगह है, यानी कि ये कर्व में है। तो एक मोटरसाइकिल ना इस हाईवे के ऊपर मूव कर रहा है, या ट्रेवल कर रहा है। तो द कर्व इज एन आर्क ऑफ सर्कल, ये इसी तरह जिस तरह एक सर्कल की ये आर्क है। मसलन अगर यहाँ पर यूं बनाए तो ये एक सर्कल बन रहा है, तो ये सर्कल की जिस तरह आर्क होती है, इस तरीके से ये चीज है। तो इसकी वो बात कर रहे हैं, मसलन ये एक सर्कल है, सर्कल के जिस तरह आर्क होती है उस तरह ना ये है। अब जो वो सर्कल है ना, जिसका ये जिसकी ये आर्क है, मसलन इधर मैं आपको सर्कल बना के भी दिखा देता हूँ। मसलन इस तरह ना एक बड़ा सा सर्कल बन जाएगा। तो उस सर्कल का जो रेडियस है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो कह रहे हैं जी 10 किलोमीटर है, यानी कि ये कितना इसका रेडियस है 10 किलोमीटर। सर्कल विद रेडियस 10 किलोमीटर। अच्छा, अब उन्होंने ना दो बातें और बताई हैं। उन्होंने कहा जी द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल स्पीड, जो मोटरसाइकिल की स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर आवर है। और जो एंगल बन रहा है ना, व्हाट इज द एंगल, ये जो एंगल है ये आपने फाइंड करना है, थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट। 21 मिनट के अंदर वो जितना एंगल बना रहा है, मसलन एक बहुत बड़ा ये सर्कल है, तो उसकी ये कर्व पाथ है, इसके ऊपर मोटरसाइकिल मूव कर रहा है। तो मोटरसाइकिल 21 मिनट में मूव करता रहे, और कितनी स्पीड के साथ करे जी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वो मूव करे। और इस सर्कल का रेडियस 10 किलोमीटर हो, तो फिर आपने ये बताना है कि इस जगह पर एंगल कितना बनेगा। तो ये उनका सवाल है। तो अब इसको ना हम सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको हमने सॉल्व करना है। इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं, और वो जो तीन चीजें हैं ना, एक हमारे पास रेडियस है जो कि ये लिखा हुआ है रेडियस, जो कि 10 किलोमीटर है। तो इसको भी ना हम मीटर में जरा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस रेडियस को भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया ताकि कैलकुलेशन आसानी से हल हो जाए। और ये हमारे पास ना आर की वैल्यू आ गई। अब दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है ना, वो एल की होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में ना एल की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी कि ये वाला जो फासला है ना,
ये अगर हमें पता हो ना, ये एल अगर हमें पता हो और आर पता हो, तो फिर हम थीटा जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। तो आर तो हमारे पास है जी 10 किलोमीटर, लेकिन एल नहीं है। तो एल फासला है, आर्क लेंथ है, इसका ना हम फार्मूला बना सकते हैं एल का। क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बराबर होती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है जी? डिस्टेंस बराबर है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम जो है ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले की मदद से ना हम एल फाइंड कर लेंगे। हम कहेंगे ये भी तो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम एल से लिख लेते हैं। और स्पीड कितनी है? स्पीड उन्होंने बताई थी जी 42 किलोमीटर पर आवर है। और टाइम कितना है? टाइम उन्होंने बताया जी 30 मिनट है, बल्कि 21 मिनट है। तो यहाँ पर हमने ना 21 मिनट लिख लेते हैं। तो इस चीज को ना हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी चीजें ना इस जगह पर मैंने सॉल्व की हुई हैं। तो इधर से इसको देखते हैं। ये देखें, ये 42 इस जगह पर लिख लिया। अब जो किलो होता है ना, किलो का मतलब होता है 1000। किलो की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? 1000। तो इस किलो की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया? 1000। जो आवर होता है ना, 1 घंटा, ये बराबर होता है 3600 सेकंड के, यानी कि 3600 सेकंड्स के ये बराबर होता है। इस वजह से ना इस एच की जगह पर ना हमने ये लिख देना 3600 सेकंड। अच्छा, जो मिनट होता है ना, मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो मिनट की जगह पर क्या लिखा? 60 सेकंड। अब इसकी ना यूं कटिंग हो जाएगी, ये देखें, सेकंड सेकंड से कट हो जाएगा, बाकी ये चीजें हमारे पास बचेंगी। और ये जो मीटर है ना, इस मीटर को हम इस जगह पर लिख देंगे 42 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 3600। ऊपर वाली तमाम टर्म्स को ना आप मल्टीप्लाई करें और फिर ये 36 के ऊपर डिवाइड कर दें, तो फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ गया 14,700। यहां से ना हमने एल की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास एल की वैल्यू भी है और आर की वैल्यू भी है। अब हम ना थीटा जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। तो ये फार्मूला लिखेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा निकालना, एल ओवर आर आ जाएगा। तो थीटा बराबर होता है एल ओवर आर के। एल की जगह पर 14,700 लिख लिया, और आर की जगह पर 10 किलोमीटर था, जो कि 10,000 मीटर के बराबर होता है। फिर मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। फिर ये वाले दो जीरो, ऊपर वाले दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। जब 147 को 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.47। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब हमें पता है जब एल और आर की वैल्यू पुट करके जो वैल्यू हमारे पास निकलती है ना, वो रेडियन में ही निकलती है, वो डिग्री में नहीं निकलती है। तो ये हमारे पास ना थीटा की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अगर इसको हम डिग्री में चेंज करना चाहें, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो आपके पास एंगल है ना, उसको आपने किस में मालूम करना है? डिग्री में मालूम करना है। तो इधर फिर हमें ना एक काम करना पड़ेगा, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है ना वो लगाना पड़ेगा। तो हमें पता है डिग्री, रेडियन से डिग्री में आना हो तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई लिखते हैं। तो फिर इधर पाई की वैल्यू लगा देंगे। पाई की वैल्यू 3.1416। फिर ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर निचले नंबर से डिवाइड होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 84.2 डिग्री। और इसको अगर राउंड ऑफ करके लिखें तो यहाँ से ये 2 खत्म हो जाएगा, और इसमें किसी चीज का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर 5 से छोटा है। इस वजह से यहाँ पर ना 84 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से ना हमने थीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लिया है। तो उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहे हैं, फाइंड पेरीमीटर। आपने पेरीमीटर मालूम करना है एंड एरिया, और एरिया भी मालूम करना है। किसका मालूम करना है? ऑफ हाफ सर्कल। तो ये जो सर्कल है ना, इसको आपने हाफ कर लेना, तो यहाँ तक ना ये आपका हाफ सर्कल बन जाएगा। तो इस हाफ सर्कल का आपने पेरीमीटर और एरिया मालूम करना इन द फॉलोइंग फिगर, जो कि नीचे फिगर दी गई है, बाय यूजिंग द फार्मूला। और आपने ये दो फार्मूले इस्तेमाल करने, एल इज इक्वल टू आर थीटा और ए बराबर है 1/2 r² थीटा। ये दो फार्मूले इस्तेमाल करके आपने हाफ सर्कल का पेरीमीटर और एरिया जो है ना वो फाइंड करना है। तो ये हमने हाफ सर्कल बना लिया। अब हाफ सर्कल तो हमने बना लिया। अब हमने ना ये वाला जो फासला है ना ये मालूम करना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हाफ सर्कल का पेरीमीटर है ये हमने मालूम करना है। तो अच्छा, अगर ये मालूम करना है तो ये तो हो जाएगा एल। तो रेडियस जो है वो हमें पता होना चाहिए, इसका रेडियस कितना है। अगर हमारे पास रेडियस हो
और उसके बाद ये एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक। ये एंगल हमें पता है, अगर स्ट्रेट लाइन हो तो, क्योंकि हाफ सर्कल के अंदर ये लाइन क्या होती है, स्ट्रेट होती है, तो वहां पर थीटा कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। तो 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो इस तरह ना हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना एक यहाँ पर छोटी सी गलती है, वो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो डायामीटर है ना वो 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आर की वैल्यू हम फिर निकाल लेंगे, यानी कि इसका जो पूरा डायामीटर है ना, इधर वैसे आर लिखा हुआ था इस जगह पर, इधर आर नहीं आपने लिखना है, ऊपर आर लिखना है इस जगह पर, नीचे जो है ना आर नहीं लिखना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ना गलती से आर लिखा हुआ है ये वाला। ये जो लिखना आर बराबर है 12 सेंटीमीटर, आर नहीं ये डी है, यानी कि पूरा डायामीटर जो है ना वो 12 सेंटीमीटर के बराबर है। ये ऊपर क्वेश्चन में ना उन्होंने बताया हुआ है। तो ये देखें फिगर के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि डी किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें पता है कि जो डायामीटर होता है ना, अगर उसके वो हम 2 पर डिवाइड कर दें, डायामीटर को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। तो इसी तरह जब हम 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। और थीटा की वैल्यू कितनी है वो हमें पता है, अगर ये लाइन स्ट्रेट हो तो हमारे पास एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो अब हम ना जो पेरीमीटर है ना वो मालूम करते हैं। इसका जो पेरीमीटर है वो हमें पता है आर्क लेंथ के बराबर है। तो आर्क लेंथ का हम फार्मूला लगाएंगे, आर की जगह पर 6 लिखेंगे और थीटा की जगह पर पाई लिखेंगे, और बाद में पाई की वैल्यू लगा लेंगे 3.1416। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको 2 डेसिमल प्लेस तक अगर इसको सॉल्व करना हो तो ये वाला जो है 9 इधर से खत्म होगा और इसमें +1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 85 बन जाएगा। अब हमारे पास जो डायामीटर था या रेडियस था वो सेंटीमीटर में है, तो जो आर्क लेंथ होगी वो भी किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। और जो पेरीमीटर हमारे पास जो कि आर्क लेंथ के बराबर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 18.85। अच्छा, उसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपने एक तो ये पेरीमीटर मालूम करना था, और दूसरे नंबर पर उन्होंने कौन सी चीज कही थी, मालूम करनी है जी, एरिया ऑफ हाफ सर्कल मालूम करना। अब हम ना एरिया ऑफ हाफ सर्कल मालूम करते हैं। तो एरिया ऑफ हाफ सर्कल किसके बराबर होगा, तो ये अगर हमारे पास अगर इस तरह ये हो जी, हाफ सर्कल का एरिया हो, तो हमारे पास एक तो हमें ना आर की वैल्यू का पता होना चाहिए और दूसरा थीटा का पता होना चाहिए। तो आर हमें पता है जी 6 सेंटीमीटर है, और थीटा कितना है जी, जो कि पाई के बराबर है, और पाई की वैल्यू ये है। अब हम ना फार्मूले में पुट करते हैं। तो फार्मूला जो है वो ये होता है सेक्टर का, यानी कि किसी सेक्टर का जो एरिया होता है। तो मसलन सेक्टर जरूरी नहीं है कि इस तरह का ही हो सेक्टर, जिस तरह मैं कहूँ जी ये सेक्टर है। तो सेक्टर जो है ना उतना होता है जितना एंगल होता है। मसलन अगर एंगल छोटा होगा तो सेक्टर छोटा होगा, अगर एंगल हमारा बड़ा हो, मसलन 180 डिग्री हो, तो उसकी वजह से जो सेक्टर का एरिया बनेगा वो ये सारा बन जाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ए का फार्मूला हमने लगाना है ना एरिया मालूम करने के लिए, वो सेक्टर ऑफ एरिया वाली फार्मूला लगा देंगे। अब इस एरिया वाले फार्मूले में आर की जगह पर 6 पुट करना है और थीटा की जगह पर 3.1416 पुट कर देना है। फिर आर का स्केयर लें, आर का यानी कि 6 का स्केयर हो जाएगा वो 36 बनेगा। फिर ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और 2 पर डिवाइड कर दें। तो 113.0976 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब 2 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व करना है, ये 8 इधर से खत्म हो जाएगा और 4 में 1 ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा जी 5 बन जाएगा, 56.55। और एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी कि अगर सवाल में आर की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो इधर सेंटीमीटर लिखेंगे, और एरिया की वजह से इसकी पावर कितनी लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कुछ इस तरीके से, फाइंड द सर्कुलर मेजर। आपने सर्कुलर मेजर मालूम करना है, यानी कि जिस तरह ये जो जगह है ना ये सर्कुलर मेजर में आती है। तो सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, जो एंगल का सर्कुलर मेजर है वो आपने मालूम करना है बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। यानी कि एक घंटों वाली सुई होती है और एक ना मिनटों वाली सुई होती है, यानी कि घड़ी के अंदर ना 3 सुइयां होती हैं। एक जो छोटी सुई होती है ना वो होती है
घंटों वाली, एक बड़ी सुई होती है वो मिनटों वाली होती है, और एक ना सबसे बड़ी सुई होती है जो सेकंड बता रही होती है। इन्होंने सिर्फ ना दो सुइयों की बात की है कि जो क्लॉक है उसकी जो दो सुइयां, एक घंटों वाली और एक मिनटों वाली, वो जो एंगल बन रहे हैं ना वो आपने मालूम करना कितना कितना एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले वो कहते हैं अगर तो 9 बज रहे हो, घड़ी के ऊपर कितना टाइम बज रहा हो, 9 बज रहे हो, तो फिर कितना एंगल बनेगा, ये इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर 9 बज रहे हो तो कितना एंगल बनता है। तो एक सुई 9 के ऊपर होगी और दूसरी सुई किधर होगी, 12 के ऊपर होगी, तो इस जगह पर ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि अगर 9 o'clock हो तो 90 डिग्री बनता, और 90 डिग्री को हम पाई/2 लिखते हैं। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो पाई/2 रेडियन बनेगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं अगर तो टाइम हो 2:30 यानी कि 2:30 हो, तो फिर ये कितना बनेगा एंगल। तो ये देखें, तो एक सुई 2 और 3 के दरमियान में होगी, जो छोटी सुई होगी ना वो 2 और 3 के दरमियान में होगी, जो बड़ी सुई होगी ना घंटों वाली वो 6 के ऊपर होगी। तो अब ये जो एंगल है ना ये हमने मालूम करना है, ये कितना एंगल बनता है। तो इसको हम यूं कहेंगे, हम कहेंगे जी आर्क लेंथ, जो पूरा आर्क लेंथ है, मसलन आर्क लेंथ और डिवाइडेड बाय 2 पाई r बराबर है सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये हमने ना एक फार्मूला लिखा है कि जो आर्क लेंथ है उसके नीचे हमने क्या लिखा, 2 पाई r, और जो थीटा है थीटा के नीचे हमने क्या लिख दिया, 2 पाई जो है ना ये लिख दिया। ये आपने फार्मूला ना याद रखना है। तो इस फार्मूले के मुताबिक ना इस चीज को हमने सॉल्व करना है। तो आर्क लेंथ जो है हमारे पास वो किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है जी एल के। तो आर्क लेंथ की जगह पर हम क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे, और नीचे हम क्या लिखेंगे जी 2 पाई r। और जो सेंट्रल एंगल है वो उसकी जगह पर हमने लिखना है थीटा, और उसके नीचे हमने लिख देना 2 पाई। यानी कि ये चीज ना इस तरीके से आपने लिखनी है कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय 2 पाई r, जो कि बराबर होता है जी सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर है। ये आपने ना फार्मूला याद रखना है कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय 2 पाई r जो कि बराबर है जी सेंट्रल एंगल, जो कि बराबर होता है 2 पाई के बराबर होता है। तो अब सेंट्रल एंगल को किससे जाहिर करते हैं, थीटा से, और आर्क लेंथ को किससे जाहिर करते हैं, एल से। ये वैल्यूज हमने पुट करनी है। अच्छा, अब ना ये देखें जो हमारे पास आर्क लेंथ है वो किसके बराबर है। अगर यहाँ पर यूं मैं निशान लगाऊं, मसला यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ये पहला निशान आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो इस तरह ना 11 12 यानी कि ये हमारे पास ना ये टाइम आ जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह करके इनके ना दरमियान में भी हमने एक लाइन लगानी है। तो मसलन मैं ना किसी और कलर से लगा देता हूँ। तो ये जो है ना 12 और 1 के दरमियान लाइन लगा दी, 1 और 2 के दरमियान लगाई, ये 2 और 3 के दरमियान, फिर 3 और 4 के दरमियान, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 9 और 10, और इसी तरह ना ये हमने लगा ली लाइनें। तो अब अगर ये पूरा एक चक्कर होगा ना, अगर रेड लाइनें अगर हम काउंट करें तो वो कितनी है, 12। और अगर ब्लू, ये जो ग्रीन लाइंस हैं इनको भी काउंट करें, ये भी कितनी है, 12। तो अगर देखा जाए तो ये टोटल एक सर्कल के ऊपर कितनी लाइनें हैं, एक सर्कल के ऊपर जो लाइनों की तादाद है ना वो कितनी है, 24 है। तो इधर पर इस जगह पर हमने ना 2 पाई r होता पूरा सर्कल, पूरे सर्कल के ऊपर कितनी लाइनें हैं, सुरख और सबस दोनों मिलाकर दोनों लाइनें अगर हम काउंट करें ना कितनी लाइनें बनती हैं, 24 लाइनें बनती हैं। अच्छा, ये तो हमने टोटल जो लाइनें हैं ना वो हमने लगाई हैं, जो इसके हमने हिस्से बनाए हैं या इसके जो हमने डिवीजन किए हैं। अच्छा, अब यहां से हमने काउंट करना, अगर एक सुई 2.5 पर हो यानी कि 2 और 3 के दरमियान हो और दूसरी सुई 6 पर हो, तो फिर यहां से यहां तक ये कितने बनते हैं। तो इसको अगर हम काउंट करें ना तो ये वन, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये एल की वैल्यू कितनी बनेगी, 7 बनेगी, यानी कि 2 पाई r 24 बनेगा, और एल की वैल्यू कितनी बनेगी, 7 बनेगी। तो बाकी हमने उसी तरह लिख देना, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई को इसी तरह लिखा रहने देना। अब 2 पाई तो डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसकी हम कटिंग करेंगे, 2 1 2 और 2 12 टाइम्स 24 होता है, तो 7 डिवाइडेड बाई 12 पाई इसका आंसर आ जाएगा।
तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए ना इस तरह हमने इसका आंसर जो है वो मालूम करना था। अच्छा, उसके बाद अगर तो टाइम हो रहा है 6:45, तो फिर इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। अगर 6:45 हो रहे हैं तो फिर एक सुई जो है वो 9 के ऊपर होगी, यानी कि जो बड़ी सुई है वो 9 के ऊपर होगी, और जो छोटी सुई है वो किस जगह पर होगी, वो होगी 7, यानी कि इसके इससे आगे होगी, दरमियान से आगे होगी और 7 के करीब होगी। तो फिर इसे इस वजह से ना हमें इस जगह पर ना मजीद इसके ना हिस्से करने पड़ेंगे। मसलन ये 6 वाली लाइन है और ये 7 वाली लाइन है, तो पहले हमने इसका दरमियान किया, जो कि एक दरमियान होता है। तो अब ये क्योंकि पौने 7 हो रहे हैं, तो ये मजीद इसका भी हमें दरमियान करना पड़ेगा, यानी कि मजीद इसको एक पॉइंट आगे लेकर जाना पड़ेगा। तो इस तरह ना ये वाली एक सुई 7 से थोड़ा सा पीछे होगी, तो एक सुई ने इस जगह पर आ रहा होना। तो अब इसकी ना हमने ये देखना है लेंथ कितनी बनती है। तो यहाँ से अगर देखें, यहाँ से यहाँ तक एक, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 3, ये हो गया 4, और यहाँ तक बनना था 5, लेकिन ये कितना है 4.5 है। यानी कि इसकी आपने ना जो यूं काउंटिंग करनी है ना, समझे, इधर 8 है और इधर क्या है जी 9 है। तो इसके दरमियान वाली ये बड़ी लाइनें हैं, यानी कि इसका अगर मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए, तो ये इस तरह लाइनें हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यूं काउंट करें, यहाँ से यहाँ तक एक, फिर ये 2, फिर ये 3, और ये 4, और ये जो है ना ये आधा है, ये पूरा नहीं है, यहाँ तक पूरा, यहाँ तक आधा है। तो इस वजह से ना इसको हम हाफ लेंगे, तो ये कितना बनेगा जी 4.5 बनेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ बन रही है ना वो कितनी बन रही है 4.5 बन रही है। और इसकी टोटल डिवीजन ये कितनी है 24 है। वो हमें पता है कि अगर पूरा सर्कल करें ना तो उसकी कितनी बनती है 24 बनती हैं। तो जो कंप्लीट सरकमफेरेंस है वो तो बराबर होगा 2 पाई आर के, और वो किसके बराबर होगा 24 के। और जो हमारा एल है वो किसके बराबर है जी 4.5 के बराबर है। तो इधर वही फार्मूला हमने लिख लिया कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय 2 पाई आर और सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये फार्मूला लिखा। अब हमने ना वैल्यूज पुट करनी है, आर्क लेंथ की जगह एल पुट करेंगे, सेंट्रल एंगल की जगह थीटा पुट कर देंगे। अब 2 पाई आर जो कि 24 के बराबर है, तो इस जगह पर 24 लिखेंगे। और जो एल की वैल्यू वो कितनी है जी 4.5, तो इस जगह पर हमने 4.5 लिख देना है। अब ये 2 पाई इधर डिवाइड हो रहा है, इसने दूसरी तरफ आकर ना मल्टीप्लाई होना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, 2 1 2, 12 टाइम्स 24 होता है, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 12। अब इसका ना मजीद पॉइंट खत्म करते हैं, ये पॉइंट खत्म करेंगे नीचे 10 आ जाएगा, फिर इस 10 ने 12 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये 120 आ जाएगा। तो अब इसकी ना 15 के ऊपर हम कटिंग कर सकते हैं। तो 15 3 टाइम्स जो होता है 45, और 15 8 टाइम्स 120, तो इसका जो आंसर आ गया 3 पाई बाई 8 रेडियन आ गया। तो इस तरह ना ये वाली जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट सॉल्व होगी। ये तो आज के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे, तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको ना इनकी अच्छी तरह समझ आ जाए। और अगर ना भी समझ आए ना तो इसको आपने ना वीडियो को एक दफ़ा ना दोबारा देख लेना, जिस क्वेश्चन की आपको समझ ना आ रही हो उसको ना एक दफ़ा आप दोबारा रिपीट कर लेना, देख लेना। अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर आपने मुझे बताना है, मैं आपको ना दोबारा समझा दूंगा। तो ये वाले क्वेश्चंस की ना आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। और ये थोड़े से बस मुश्किल है, लेकिन आपने देखा होगा कि इसमें इतने ज़्यादा फार्मूले इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो दो तीन ही फार्मूले हैं। एक तो फार्मूला जी एल इज इक्वल टू आर थीटा, एक फार्मूला ए बराबर है 1/2 r² थीटा, और एक आज ये आपने नया फार्मूला पढ़ा। तो इस फार्मूले को भी आपने याद रखना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा फार्मूला, और ये तीसरा फार्मूला। इन 3 फार्मूलों को आप अच्छी तरह याद रखना, तो इनशाला ये आपकी जो क्वेश्चन है वो आसानी से हल हो जाएंगे। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो बता दें, बाकी ये टाइम पूरा होने वाला है। तो अब आपकी 2 दिन छुट्टी होगी, उसमें आपने इनकी ना प्रैक्टिस कर लेनी है। लेकिन अगर आपको कोई मसला बने तो आपने रब्ता कर लेना है, तो मैं आपको ना फिर पढ़ा दूंगा। अगर कोई सवाल हुआ तो आपने मुझे बताना है, तो फिर मैं कल आपको टाइम दे दूंगा। तो अगर कोई क्वेश्चन ना हुआ तो फिर कोई मसला नहीं, आप बेशक कल छुट्टी कर लेना। ठीक है। अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ लें।